नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, ठीक है। नाउ वी आर लर्निंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। पॉलिटिक्स 1 हमने समझ ली थी, जनतंत्र की राजनीति 1 9th में पढ़ ली थी, अब 2 पढ़ना। कुछ चीज़ें हमने वहाँ देख ली थी, SC ST का रिजर्वेशन देख लिया था, बहुत कुछ देख लिया था, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, सब तो देख ही चुके हैं, ठीक है। और व्हाट आर द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी देख चुके हैं। अब हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि पावर शेयरिंग मान लीजिए अपने घर की बात करें तो अगर सारी पावर्स पापा अपने हाथ में रखें और कुछ भी पावर्स मम्मी को नहीं दें या बच्चों को नहीं दें, बच्चों को भी दे सकते हैं कि ठीक है तुम ऐसा करोगे, इस चीज़ का मैनेजमेंट करोगे, डेली ब्रेड का ये 400 रुपये लो, तुम अपने हिसाब से डेली का ब्रेड लाओ, ऐसा कुछ हो सकता है, शेयर कर सकते हैं पावर शेयरिंग का मतलब मनी शेयरिंग भी हो सकता है और डिसीजन मेकिंग में भी उसमें ले सकते हैं कि भाई मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, आप कौन से कलर की पसंद करते हो, तो कहेंगे पिंक कलर बहुत पसंद आ रहा है मुझे, ये कहेंगे ऑरेंज ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इस तरीके से सबकी, फिर चाहे वो जो भी लाए फिर अपने हिसाब से बाइक ले आएंगे, लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी इन डिसीजन मेकिंग। इफ़ आई एम साइड लाइनिंग यू, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं और मैं अपने मन से फिलिप्स का टीवी ले आऊँगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो कहोगे वीडियोकॉन, दैट इज़ द नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, पड़ोसियों की जलन और ओनर का प्राइड ये कहा जाता है। तो सबसे पूछ लेना चाहिए घर में, तो इस चीज़ को कहते हैं पावर शेयरिंग। आइदर बाय फंडिंग देम, कंट्रीब्यूटिंग मनी, कुछ ना कुछ कर दिया जाए तो ये भी हो सकता है। जो केंद्र है व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, जो भी उसको पेट्रोल में मिलता है, जितना वैट लगाते हैं GST 18% वो लेती है, 18% स्टेट को दे देती है। कहती जो पेट्रोल बिक रहा है तुम्हारे स्टेट में 18% तुम्हारा, चलाओ खूब मज़े से। हर 1 लीटर पे 18%, अगर 100 रुपये का तेल है 18 रुपये कमा रही, 18 रुपये केंद्र कमा रहा है, 18 रुपये ये कमा, समझ आया कि नहीं। इसी तरीके से जितनी चीज़ों पे GST लगता है उसमें एक CGST लगता है, दैट इज सेंट्रल GST, और एक क्या होता है स्टेट GST। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों को फंड मिल रहा है। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, तो अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट है सारा पैसा कौन फ़ायदा उठा रहा है बताइए, दैट इज स्टेट वाले कमा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत सारा सेंटर को जाता है और कुछ पोर्शन स्टेट को जाता है। तो इस तरीके से फंड होते हैं। और अभी एक नई टीयर चली है, नई टीयर कौन सी है, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, पंचायती राज। तो अगर शहर है तो शहर में मेयर होगा और गांव है तो गांव में सरपंच होगा, उनको भी दे दिया जाता है। अब जैसे इधर का जो है वर्धमान कॉलोनी या इन सब मालवीय नगर में एक बना था, यहाँ ये विद्यार्थी में रहने वाला, तो वो जो काम करता था, अब वो SC ST कैंडिडेट था तो उसको बना दिया गया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वहाँ काम करता था, जो केबल वेबल लगाता था वो काम करता था, अभी भी लगाता है वहीं पे, ठीक है। तो वो पार्षद बन गया, मतलब लोकल में, तो उसको तुरंत ही 5 करोड़ रुपए दिए, जाओ अपने गलियों का विकास करो। 6 गलियाँ थी उसके अंडर में, उसने एक ही हफ्ते के अंदर 2.5 करोड़ का मकान ले लिया। समझ जाइए। तो पावर शेयरिंग का क्या मतलब है कि इवन अब ये एक जोधपुर के अंदर भी बहुत सारे वार्ड्स हो गए हैं, अलग अलग गलियों को, अलग अलग पार्कों को, लेकिन वो इतना अच्छा काम किया उसने डेडिकेटेड कि अगर तुम्हारे यहाँ सीवर ब्लॉक है कुछ है, वो 1 ही घंटे में हाजिर हो जाता है, कहता अभी सही करवाता। तो अब जब डेडिकेट कर रहा है, खाते पीते तो सभी हैं, लेकिन फिर से लोगों ने उसको जिताया, ठीक है, पैसा खाया उसने, लेकिन उसने पार्क की सबकी स्थितियाँ सही करवा दी, चाहे कंट्रीब्यूशन से या कैसे भी करके उसने सब कुछ नया कर दिया। तो आप समझ गए ना कि केंद्र अपनी पावर किसको दे दे, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब तुम समझते हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ये किसको दे दे बताइए, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, 28 स्टेट में अलग अलग हुई, यूनियन सबके धागे को लिए हुए। और तीसरी कौन सी हुई, जोधपुर के अंदर ही 40 वार्ड है, वो सोचती गेट के पीछे वहीं नगर महापालिका का ऑफिस है, वहीं वो सब बैठते हैं जाके पास, उनके अंडर में ये सब झाड़ू वाले और ये सब हैं
जितने भी हैं उन सब के अंदर वो सब काम करते हैं, कहाँ यहाँ झाड़ू लगानी, कहाँ सफाई करानी, कहाँ क्या। तो नगर महापालिका पूरे नगर की देखभाल करती है। तो पावर शेयरिंग का तुमको मतलब समझ में आ गया कि सबको पावर दी जाए। क्या तुमको मालूम है कि हमारे देश में टोटल 30 लाख लोग, कहीं कहीं की 30 लाख जनसंख्या भी नहीं होगी, 30 लाख लोग पॉलिटिकल डेजिग्नेशन पर बैठे हैं। सिर्फ अगर आप एमपी छोड़ दो जो वहाँ संसद में बैठते हैं, एमएलए भी छोड़ दो जो राज्यों के विधान भवन में बैठते हैं, राज्यों में भी तो एक विधान भवन होता है, विधान परिषद होती है। आप ये सोचो कि कितने सरपंच हैं और इसके अलावा और कितने मेयर हैं, इन सब की भी अगर गिनती कर ली जाए, और प्रधान कितने हैं, तो वही 20 लाख। कितनों में हमने पावर शेयरिंग कर दी। और अगर वही केवल केंद्र में मोदी लेके बैठते हैं, हम किसी को पावर नहीं दे, हम राजा हैं, तो क्या उससे डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता? और जितने लोगों में तुम डिसिमिनेट करते जाओगे पावर, तुम्हारे पास भी पावर, तुम्हारे पास भी, तुम ये काम देखोगे, तुम पार्टी का अरेंजमेंट करोगे, तुम समोसों की काउंटिंग करोगे, सबको अलग अलग दे दो, तुम प्लेटों की काउंटिंग करोगे, चम्मच का मैनेजमेंट तुम्हारे पास, हर व्यक्ति खुश, चम्मच का मैनेजमेंट कुछ को मिले। ये चीज़ होती है पावर शेयरिंग। किसी को भी जो भी है, जितना ज़्यादा ये राजीव गांधी का थीम था, उनका सपना था कि पंचायती राज बनाना। पंचायती राज का क्या मतलब है कि पंचायत जहाँ 2000 लोग भी होंगे, 2000 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति राज करेगा और उसको कुछ पैसा दे दिया जाएगा इनका वेलफेयर को। तो वो भाटी नाम था, कौन सा था, तो वो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ का विद्यार्थी बुक स्टॉल का, तो वो 2000, हर 2000 के ऊपर एक पार्षद है। इससे समझ में आ गया आपके बात। फिर हर 20,000 के ऊपर, अब जोधपुर में भी बहुत 7 सेक्टर है, एक तो मैंने 40 बताया, हर 20,000 के ऊपर एक विधायक है, एमएलए, वो जाके जयपुर में बैठेगा। और पूरे जोधपुर यानी अब 2 लाख के ऊपर एक सांसद है, वो जाके कहाँ बैठेगा, बोलो, दिल्ली में संसद में। वो बार बार हाथ खड़ा करेगा, सर जोधपुर के लिए ट्रेन, चुप बैठो तुमको मिलेगी ट्रेन, सर जोधपुर के लिए एक हवाई जहाज, चुप बैठो। और वो सब हर एक सिटी से हर एक सांसद, दैट इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जाके कहाँ बैठ रहा है, दैट इज पार्लियामेंट। वो क्लेम करता है कि हमें अपने शहर के लिए चाहिए। और फिर अलग अलग जगहों के लोग भी हैं, जैसे सरदारपुरा के हैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से इसको 7 सेक्टर में बांट दिया तो वो विधायक बनता है, और 40 में बांट दिया तो 4-4 गलियों का, 6-6 गलियों का भी एक हो गया। तो हमने कितने डीपली इस चीज़ को क्या कर रखा है बताओ, दैट इज पावर को शेयर कर रखा है। सबसे ऊपर से केंद्र ने अपनी कुछ शक्तियाँ किसको दे दी गई हैं, इट इज अल्टीमेटली द पावर इज उसको डेसिमिनेटेड, मतलब उसको डिलीवर्ड, कुछ हैंड ओवर कर दी गई है, वो दी गई है स्टेट को और स्टेट ने इसको दे दी है। इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसे क्या कहेंगे, ऐसे दिया जाए। और क्या तुमको मालूम है कि सेंटर में भी पावर 3 चीज़ों में शेयर है। किसमें शेयर है, दैट इज सेंटर में भी, जुडिशरी में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में है, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी है और वर्टिकल पावर शेयरिंग भी। 3 चीज़ तुमको समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपने देश में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। मोहजीत, तुम फेडरल स्ट्रक्चर से या संघीय शासन प्रणाली से क्या समझते हो? सरल शब्दों में बताओ, अपनी भाषा में बताओ। हाँ बताओ। So 2 or more division of power. यस, 2 और मोर टीयर ऑफ, 2 या 2 से अधिक टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो। तो हमारे यहाँ 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, वरना वर्ल्ड में कहीं 3 टीयर का सिस्टम ही नहीं है। 2 टीयर में ही जनसंख्या खत्म हो जाती है उनकी, 3 टीयर तक वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। 140 करोड़ से, वी आर द मोस्टली पॉपुलेटेड। ठीक है, पहले डेंसली पॉपुलेटेड थे, अब हाईएस्ट पॉपुलेशन भी हो गए। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि लिखो, फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म क्या होता है, if in a country there are various tiers of government,
देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल जैसे यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है, पार्लियामेंट में। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल का क्या मतलब होता है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ममता बनर्जी हैं बंगाल की, तो वो राज्य सरकार हुई कि नहीं हुई? राज्य सरकार। और तीसरी चीज क्या होगी? दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ये भी हो सकती है पंचायती राज। तीसरी लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायती राज, या वहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट हो उसको कहते हैं स्थानीय सरकार की, स्थानीय शासन प्रणाली। अब जरा देखो, ऐसा हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which are elected by same citizen and which govern same citizen, which rule on same citizen। तुम्ही ने तीनों को चुना है, तुम्ही ने एमपी बना के भेजा है, अभी नहीं बना के भेजा, 4 साल बाद भेजोगे, अभी 14 के 18 में भेजने लगोगे, ठीक है। सो यू ओनली इलेक्ट एमपी, जो वहाँ जाके बैठेगा यूनियन गवर्नमेंट पे एमपी होगा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा वो एमएलए हो जाएगा। और तुम्ही यहाँ से पार्षद बनाते हो, वार्ड मेंबर बनाते हो, या गांव में तुम सरपंच बना देते हो, 2000 लोग मिलकर एक सरपंच का चुनाव कर देते हो, ठीक है। तो वी ओनली, तो दीज डिफरेंट जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय अस एंड दे रूल ऑन सेम पीपल। ये सभी इलेक्टेड बाय सेम सिटीजन एंड रूल ऑन सेम सिटीजन, है ना? ये बात समझ आ गया कि नहीं? दीज आर, सो देयर मेंबर्स, इनके जो मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड बाय सेम सिटीजन एंड दे, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रूल ऑन सेम सिटीजन। दोनों काम होता है। जब मोदी कहीं जाते हैं तो वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं, क्योंकि इंडियंस ने चुना है। सारे इंडियंस तो कहीं जा नहीं सकते, यूएन में अगर जाना है तो कौन जाएगा? वो जाएंगे। सो दे रूल ऑन सेम सिटीजन। अच्छा, पहले क्या था कि जो पावर्स थी वो डिसेमिनेटेड थी, ठीक है, डेलीगेटेड थी, उनको पावर दे दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी जब केंद्र में भी, जो केंद्र सरकार थी वहाँ भी कांग्रेस की थी, और राज्यों में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। सब जगह कांग्रेस था। जब भारत आज़ाद हुआ 40-50 साल सब कैसा था? कांग्रेस की सरकार थी। तुम्हें कुछ समय पहले की घटना याद है कि जब राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में गए थे तो वहाँ उनके राज्य के 16 मंत्री, वो भी कांग्रेस के थे, 16 मंत्री आए थे उनको माला पहनाने, स्वागत के लिए। सोनिया गांधी इस बात से इतनी नाराज हुई कि जो बाकी 22 मंत्री थे उनको निकाल दिया गया। बोला तुमने मेरे बेटे का सम्मान नहीं किया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत पूरे मंत्री क्यों नहीं है? तो अगर मान लो जो केंद्र सरकार है वो हावी हो जाए और राज्यों पर, उन्होंने जो इंदिरा गांधी के समय में, अपने समय में 40 बार राज्य सरकारों को ऐसे ही बर्खास्त कर दिया। बोला तुम ठीक काम नहीं कर, कहाँ पे बर्खास्त किया? दैट इज उनको डिसॉल्व कर दिया वहाँ की असेंबली। बोले अच्छा तुम जनसंघ के हो, तुम बीजेपी के हो, डिसॉल्व, राष्ट्रपति शासन, और इस तरह से इनडायरेक्टली शासन। क्या ये ठीक चीज़ थी कि किसी भी राज्य सरकार को अगर लकीली कोई और चुन लिया जाए और तुम एक हफ्ते बाद बोलो नो यू आर ए करप्ट, यू आर डिसॉल्व, नाउ प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, और प्रेसिडेंट के अंडर में खुद रूल कर देंगे। ये हालत थी। लेकिन अभी आपने कई सालों से ऐसा नहीं सुना होगा कि कहीं का कोई राज्य सरकार डिसॉल्व हो। क्या कितनी भी बदमाशी हो रही हो पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या डिसॉल्व की गई? बहुत सारे केस हुए,
हॉस्पिटल वाला तुमने केस सुना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि दैट इज जो पावर शेयरिंग होनी चाहिए वो ऑनेस्टली होनी चाहिए। अगर आपने दिया है तो यहाँ की भजन लाल सरकार चाहे तो वो यहाँ की राजा है, चाहे तो राजस्थान बेच डाले और केंद्र ना करे, इतना पावर होना चाहिए। मतलब करप्शन ना करे, लेकिन उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जगह जगह से, जैसे यूपी के योगी हैं, तो योगी क्या करते हैं, पूरे विश्व से सब बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाते हैं, उनका कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम यहाँ निवेश करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे करते हैं, और 2-2 लाख करोड़ का निवेश होता है। क्या कोई रोकता है किसी को? तो एक तरह से जो स्टेट का हेड है, जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो वहाँ का राजा होना चाहिए। दैट इज द ऑनेस्टली वो डेलीगेशन ऑफ पावर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से होना चाहिए। अब हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक बेल्जियम का केस देखेंगे और एक श्रीलंका में, कि दोनों में किस तरीके से पावर शेयरिंग हुई। पावर शेयरिंग तो तुमको समझ में आ गई कि होती क्या है। तो दोनों का केस देखो। सबसे पहले उठाओ बेल्जियम का केस। तो बेल्जियम का अपने पेज में जरा बैक उठाओ बुक में किस तरीके का है, और फिर बाकी की बात करें। और यहाँ पर देखो कि यूरोप में ये किससे घिरा हुआ है, तब तुम्हें कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए, दैट इज मैप ऑफ बेल्जियम इन यूरोप। ये लग्जमबर्ग से घिरा हुआ है, जर्मनी से घिरा हुआ है, फ्रांस से, यूरोप में 3 बड़े देशों से घिरा हुआ है। जरा आप चेक करो तो ये किससे किससे घिरा हुआ है, फिर मैं आगे की बात करूँ। ये देखो, दैट इज बेल्जियम। तो तुम्हें ये बताओ बेल्जियम के ऊपर कौन लग रहा है, बताइए। नीदरलैंड। इस साइड कौन सा लग रहा है बताओ, जर्मनी। तो इस हिस्से में क्या जर्मन स्पीकिंग पीपल होंगे? चेक करो अपने बुक में, वो जो काला काला शेडो पोर्शन है। तो जर्मनी के बगल कौन से लोग होंगे? जर्मन एथनिक ग्रुप होगा। ऊपर नीदरलैंड है, नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच। तो यहाँ पर जो ऊपर होंगे वो सब कौन से होंगे, बोलो? डच। और नीचे का हिस्सा किससे मैच करता है, जरा देखो बेल्जियम का। तो नीचे की पॉपुलेशन कौन सी होगी? फ्रेंच होगी। अब बेल्जियम की राजधानी क्या है बताओ? ब्रुसेल्स। तो ये ब्रुसेल्स है, ये बीच में ब्रुसेल्स है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यूरोपियन यूनियन और यूएन के बहुत सारे हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। ये समझो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो पढ़ेगा। सो इट शेयर्स इट्स टेरिटरी किन किन 3 से करता है शेयर? नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। सही है, सही है। तो बेल्जियम इज हैविंग द एरिया इक्वल टू हरियाणा एंड इट्स पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ या 2 करोड़ होगी। इसमें चेक करो कितनी करोड़ होगी। तो ठीक है, नाउ इट इज हरियाणा, तो इसकी 1 करोड़ पॉपुलेशन। सही है। जरा अब हम इसका डायग्राम बनाए। बेल्जियम को तो तुमने देख लिया। तो देखो द केस ऑफ बेल्जियम। में let us see what is the complicacy of Belgium and how they solved it. तो बेल्जियम में एक वेलोनिया है, 2 अलग अलग रीजन है, और दूसरा कौन सा रीजन है बताओ? ये देखो, दैट इज ब्रुसेल्स। ठीक है। अब जरा देखिए, तो वेलोनिया और एक फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश ऊपर का है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, फ्लेमिश। और ऊपर ही नीदरलैंड, अभी देखा था कि नहीं? तो ऊपर कौन से लोग बोलेंगे, बोलो? डच स्पीकिंग, वो डच बोलते हैं। भारत में भी डच लोगों ने शासन किया है, केरला में कहीं यहाँ पे कालीकट में शासन किया, 1-2 जगह किया है हिस्ट्री में। अच्छा, नीचे कौन सा बताओ? वेलोनिया। तो वेलोनिया रीजन में कौन शासन कर रहा है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, दैट इज वेलोनिया। ये फ्रेंच स्पीकिंग है। जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, ये दिखने में छोटा है बुक में, लेकिन ये थिकली पॉपुलेटेड है। और यहाँ 59% लोग कैसे हैं बताओ? देखो, लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। तो 59% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और साथ में जो बचे कितने, देख लीजिए, 40%
यहाँ रहते हैं और 1% यहाँ, ये 1%। अच्छा, इधर रहता है जर्मनी, तो ये जर्मनी स्पीकिंग है, तो दिस इज जर्मनी स्पीकिंग। इस रीजन का नाम दिया हो तो ठीक, अदरवाइज नाम कुछ नहीं दिया, बस लिख लो जर्मनी के पास था तो जर्मन स्पीकिंग। और ये जो 40% है ये फ्रेंच स्पीकिंग। पूरा तुम्हें मैप समझ में आ गया? देखो कि बेल्जियम is a small country having area equal to हरियाणा। उसका एरिया किसके इक्वल है? इक्वल टू हरियाणा। एंड हैज पॉपुलेशन 1 करोड़, 1 करोड़ है ना। बेल्जियम इज ब्रॉडली डिवाइडेड ऑन एथनिक बेसिस। एथनिक का मतलब कॉमन कल्चर। जो डच बोल रहे हैं वो सब एक जैसा है, उनका कल्चर भी है, और जो फ्रेंच बोल रहे हैं उनका फ्रेंच कल्चर होगा। तो इट इज बेल्जियम शेयर्स इट्स टेरिटरी। जब टेरिटरी देखोगे तभी पता चलेगा। शेयर्स इट्स टेरिटरी, तो ऊपर में कौन इसके पड़ता है? शेयर्स इट्स टेरिटरी विद नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पर है? इन नॉर्थ। और फ्रांस कहाँ है? फ्रांस इन साउथ। और बोलो वेस्ट में कौन है? ईस्ट में। एंड जर्मनी इन ईस्ट। ये तो दूसरी चीज हो गई। सर लक्समबर्ग भी है। लग्जमबर्ग भी है, लग्जमबर्ग देख लो। लग्जमबर्ग से भी इसकी ये ऊपर ही दिया, इधर होगा। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस है। फ्रांस के ऊपर लग्जमबर्ग है, तो दूसरे फिगर में देखो, उसमें तो नहीं दिखा रहा। सर नीचे ही है, राइट। दिखा तुम्हें? दिखा एकदम राइट। राइट में है। दूसरे डायग्राम में देखिए, इसमें नहीं। यहाँ देखो, इटली है, वियना, लग्जमबर्ग। ये बेल्जियम के इधर लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा है। जर्मनी जहाँ पे है ना, देख रहे हो? तो पीछे में कहाँ है बेल्जियम के पास में? एक छोटा सा ये एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या है? दैट इज लग्जमबर्ग। ओके, इधर क्या है? दैट इज फ्रांस। ऊपर क्या है? नीदरलैंड। और साइड में क्या है? जर्मनी। ऊपर देख लो, दैट इज नीदरलैंड। और यहाँ पर क्या है? इस साइड में जर्मनी। ओके, इतनी बात तुम्हें पता चल गई कि चार्ज हैं। एंड लग्जमबर्ग एंड साउथ। साउथ में तो है। तीसरी चीज देखो, दैट इज इन। वहां पर किस तरीके का सिस्टम है? एक तरीके का घेटोइज्म है। घेटोइज्म का मतलब एक तरीके की जो एथनिक ग्रुप है वो एक ही साथ रहती है। जैसे तुम इसके बगल वाली गली में चले जाओ, सब मुस्लिम रहते हैं। एक जहाँ से नमाज पढ़ी जाती है ना, तो सब मुस्लिम कोई लेता तो वहीं घर लेता है। इस चीज़ को घेटोइज्म कहते हैं। सो जितनी भी एथनिक पॉपुलेशन है, ऊपर कौन सा रीजन है? दैट इज इन फ्लेमिश रीजन। 59% पीपल स्पीक डच एंड ऑफ सेम एथनिसिटी। एक ही एथनिक ग्रुप है। इन कौन सा रीजन बोलो? फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में पीपल, ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इनमें, और सांस्कृतिक कुछ नहीं है। धर्म के आधार पर वहाँ कुछ नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे वो लोग चलते। हमारे यहाँ कई बार धर्म के आधार पर हो जाता है, वहाँ लैंग्वेज का होता है। पीपल स्पीक डच, डच बोलते हैं।
and have same ethnic descent. डिसेंट का मतलब तुम समझते हो, डिसेंडेंट समझते हो कि हम किससे आए हैं, उसको डिसेंडेंट कहते हैं। डिसेंडेंट का मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, तो उससे डिसेंट वर्ड आता है। और वेलोनिया रीजन में कितने परसेंट लोग रहते हो, क्या बोलते हैं? 40% फ्रेंच। सही है। इन वेलोनिया 40% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम बेल्जियम की 40%, देखो टोटल 100% हो गई, तो 40% सब लोग हैं, सभी फ्रेंच बोल रहे हैं। और वहाँ जो सभी हैं वो सभी डच बोल रहे हैं। ये नहीं कि फ्रेंच और डच मिल के नहीं रह रहे हैं। जो जहाँ बोल रहा है, तमिलनाडु में सभी तमिल ही बोल रहे हैं, ऐसे आंध्रा में सभी तेलुगु बोल रहे हैं। उसमें क्या चीज़ है? राजस्थान, यहाँ राजस्थान में राजस्थानी तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ तमिल बोलने लग जाए। दैट इज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री लिव्स, और वो क्या बोलती है? एंड स्पीक फ्रेंच। 1% पॉपुलेशन, ठीक है, स्पीक जर्मनी या जर्मन। तो ये यहाँ की एथनिक या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। सो बेल्जियम इज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एथनिसिटी। ये चीज़ है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ को देखो ना। ओके, अब आगे देखो कि बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप का क्या मतलब होता है? जिनकी साझा संस्कृति हो, दे शेयर द सेम कल्चर on basis of linguistic diversity. अच्छा, ब्रुसेल्स में क्या है? जबकि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और वहां पर there 80% French speaking people हैं, and 20% Dutch speaking है। Most of the French people are rich, क्योंकि फ्रांस बहुत पहले से अमीर है। और कहाँ? नीदरलैंड ठीक पाएगा, तो फ्रेंच जहाँ भी गए वो अमीर थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इज रिच, वाइल दैट इज डच सोसाइटी इज अंडर प्रिविलेज्ड। उसको चीज़ों का वो मिल ही नहीं पाए, ना एजुकेशन में ना नौकरी में। जब पढ़ी लिखी नहीं तो क्या होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द, सेंटेंस पूरा करो डियाना। Most of the people who speak, most of the people of French were rich and that speaking were not given the privilege. सही है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंच पीपल आर रिच, वाइल डच आर अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है।
अगर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनानी होती तो डच कहते भाई जो जीतेगा सीट वही ले जाएगा। मेजॉरिटेरियन का मतलब समझते हो, जो बड़ा जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहेगा हम ज़्यादा हैं चुनो और देखो हम फिर सब फ्रेंच को भगा देंगे यहाँ से। लेकिन इन लोगों ने समझदारी से किया और इससे कंट्री का डिवीज़न भी हो जाता। 40% लोगों को भगा पाना आसान नहीं है, 1-2% को तो तुम ख़त्म भी कर सकते हो, भगा सकते हो। 40% को भगा दोगे, आधे देश को भगा दोगे क्या? लड़ाई होगी 40 और 60 में तो क्या होगा? तो लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा। और वो रिच हैं, उनके पास बंदूकें होंगी, सब कुछ होंगी, तुम्हारे पास क्या कुछ होगा? तो इन लोगों ने क्या टैक्टिक्स अपनाई, कैसा रूल अपनाया, वो जरा देखो। इस चीज़ को अगर तुम्हें देखना है तो लेट अस सी ऑन नेक्स्ट पेज की एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जरा देखो एकोमोडेशन, व्हाट टैक्टिक्स बेल्जियम हैज एडॉप्टेड इन बेल्जियम। इसलिए मैंने लिखाया अंडर प्रिविलेज्ड की। अब ये डिससेटिस्फाइड थी, अंडर प्रिविलेज तो तुम समझ गए ना, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अंडर प्रिविलेज। और ज़्यादा लोग हैं और पैसा कम है तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? ज़्यादा लोगों के पास पैसा कम, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने क्या किया कि दे फ्रेम, इन्होंने दे रिकॉग्नाइज्ड, पहली चीज बेल्जियम रिकॉग्नाइज्ड, उसने एथनिक डिफरेंस को माना, रिकॉग्नाइज्ड रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस। एंड मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो तुम सोच लो 1870 तक सभी यूरोपियन कंट्री सब आज़ाद हो चुके थे, हम ही 1947 आए। समझ आया? तुम्हारा जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का है 1870 तक तो फ्रांस और सब आज़ाद हो गए, इटली का सबका यूनिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर है नहीं, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये आज़ाद था। लेकिन अब वहाँ संविधान भी बन गया। उन्होंने उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 1960 से लेकर कब से कब तक बताओ? 1970 से 1993। They made a constitution. It was so flexible and accommodative. अच्छा तुम छूट गए, आओ तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी छूट गए, आओ चलो साथ में चलो। ये चीज़ है, इसको कहते हैं accommodative। ये नहीं कि अरे तुम दलित हो, तुम ये हो, छूटो, जाओ जाओ तुम्हारा नहीं होगा, नहीं, accommodative, छोड़ा ही नहीं किसी को, सबको पावर शेयरिंग दी, सही है? तो वहाँ मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज वेरी फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेटिव, दैट इट वॉज अमेंडेड फ्रॉम 1970 टू 1993 है, कितना 1993 4 टाइम्स, सही है? विच वॉज, और उसकी वजह से क्या हुआ? सो फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिव, that it was amended four times between 1970 to 1992। इन्होंने किया क्या जरा ये देखें। ये इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ब्रुसेल्स को स्वर्ग माना गया, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर यहाँ, यूएन के 4-5 हेडक्वार्टर यहाँ, सिर्फ इनके कॉन्स्टिट्यूशन की। उन्होंने बोला यहाँ तो कभी अशांति हो ही नहीं सकती, इतना बढ़िया संविधान बना। जरा चेक करें क्या बना डाला इन्होंने। तो दैट इज, इन्होंने पहला काम क्या किया कि देखिए 2 चीज की इन्होंने, they decided that इन सेंट्रल गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताई है, जैसे मोदी गवर्नमेंट है नहीं, इन सेंट्रल गवर्नमेंट देयर विल बी 50-50% people of both French and
डच कम्युनिटी। अभी जर्मनी वालों के लिए करेंगे, वो तो 1% है, उनके लिए भी अलग से देख लेंगे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दोनों के 50-50% लोग रहेंगे सेंटर में। दिल्ली की सरकार मान लो जैसे बन रही, तो दोनों, उन्होंने कहा डच ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि डच ज़्यादा रहेंगे तो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इन क्रूशियल डिसीजंस, अगर कोई ऐसे डिसीजन लिए जाने हैं तो दोनों की अपनी अपनी मेजॉरिटी होगी तभी वो डिसीजन ले जाए। कुछ ऐसे भी डिसीजन है जैसे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे लिए जाने हो या किसी पे, तो दोनों लोग हामी भरेंगे। वैसे तो जो भी सरकारें बनेंगी, जो उनका लीडर बनेगा वो सब मिल के किसी को चुनेंगे, पूरा 50% डच और 50% ये। एक नेता कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो उसमें जो जो हाथ उठाएगा दोनों में से, वो कोई भी हो सकता है, वो डच भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। और लेकिन जो बनेगा भी, जैसे अमेरिका में होता है, ट्रंप चुन लिए गए तो वो उसमें से भी डेमोक्रेट्स में भी लेते हैं और साथ में उनका जो कांग्रेस है उससे भी लेते हैं, दोनों से वो लेते हैं जो सबसे अच्छे लोग होते हैं, जिससे कि मेरा नाम बना, तो किसी में से भी ले सकते हो। तो 50-50% दोनों के। ज़्यादा कौन थे? डच का है सेक्रीफाइस हुआ है, लेकिन 50-50% केंद्र सरकार में होंगे। दूसरी चीज़ 50-50%, जरा अगली लाइन पढ़ो कि इसका मतलब क्या है कि इक्वल इन सेंटर, सम लॉस इन सम स्पेशल लॉस, majority of both group is needed। और अदरवाइज संसद में पहुंच गए हैं तो जो मेजॉरिटी हो गई तो बिल पास हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसी चीज हो गई कि फ्रेंच से रिलेटेड है या डच से रिलेटेड है या दोनों में क्लैश हो रहा है, तो दोनों की मेजॉरिटी होगी तभी पास होगी। समझ आ गया कि नहीं? कुछ ऐसे भाषा से संबंधित हो गया तो ऐसी चीज। अगली चीज उन्होंने क्या की, बताओ ब्रुसेल्स में कौन ज्यादा थे? फ्रेंच ज्यादा थे। अब तुम्हें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में समझ में आ गया कि केंद्र में सरकार बन गई, 50-50% लोग, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। स्टेट्स में इन्होंने कहा जाओ डच तुम अपनी सरकार बना लो, और इनसे क्या कह दिया, तुम अपनी फ्रेंच चलाओ। इस 2 स्टेट है वहाँ, तीसरा स्टेट ही नहीं, सही है। तो और 2 के अलावा एक यहाँ भी बना दी, इसकी 3 स्टेट हो गए। कहा ब्रुसेल की, जैसे हमारे केजरीवाल दिल्ली में केंद्र राज्य सरकार नहीं चलाता, दिल्ली में भी तो सरकार चलती है। पहले तो यूनियन टेरिटरी थी, फिर वो अभी एक तरीके से राज्य सरकार वहाँ बन गई, वहाँ चुनाव होते हैं। तो 3 स्टेट अब हो गई। कौन कौन सी बोलो? ये और ये, ठीक है। तो वहाँ पर जो चुना जाएगा वो स्टेट होगी। अब तीनों में देखो क्या क्या होगा। अगला पॉइंट पढ़ो। नाउ दैट इज मैनी पावर्स। अब देखो, देयर आर 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स है बोलो? स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पहली है फ्लेमिश गवर्नमेंट, दूसरी है वेलोनिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी ब्रुसेल्स की, ठीक है। दैट इज फ्लेमिश, वेलोनिया एंड ब्रुसेल्स। वेयर, अब इन सभी जगहों पे क्या होगा देखिए, ठीक है। इन फ्लेमिश रीजन डच रिप्रेजेंटेटिव रूल, इन वेलोनिया रीजन, जब फ्रेंच है तो फ्रेंची को चुनेंगे। इन फ्लेमिश रीजन, चौथी चीज, फ्लेमिश रीजन डच रिप्रेजेंटेटिव रूल। इन वेलोनिया रीजन फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव रूल, फ्रेंच है वो रूल करेंगे। अच्छा, अब ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट। अब तीसरा केस देखो, ब्रुसेल्स में ज्यादा कौन थे बताओ? ब्रुसेल्स, क्या वहाँ 80% लोग, यहाँ 80% फ्रेंच हैं, और मुझे बताइए 20% कौन है?
डच। लेकिन ब्रुसेल्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ दोनों के 50-50%। फ्रेंच को यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ा। और बोलो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने सेक्रीफाइस किया था? वहाँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि हम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आधे आधे रहेंगे। और यहाँ फ्रेंच ने कहा अच्छा हम यहाँ ज़्यादा हैं लेकिन कोई बात नहीं, आधे आधे रहेंगे राजधानी। ये चीज़ तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो ये परस्पर हार्मोनी हुई कि नहीं, म्यूचुअल हार्मोनी। सो इन ब्रुसेल्स देयर इज सेपरेट गवर्नमेंट। with 50-50% members of both community sits in union government. A central government Dutch sacrificed, while in Brussels state government French sacrificed. In union government फ्रेंच में डच ने सेक्रीफाइस किया। While in Brussels state government ये फ्रेंच सेक्रीफाइस। इसके अलावा वहाँ पर कल्चरल गवर्नमेंट भी, एथनिक पे 3 तरीके की अलग से, लिंग्विस्टिक भी गवर्नमेंट बना ली अलग से कि तुमको भी पैसा दिया जाएगा, जाओ। फ्रेंच का ये क्या कहते हैं, जर्मन का, जर्मन को भी इतना पैसा दिया जाएगा, जाओ तुम जर्मनी के लोगों का वेलफेयर देखो, तुम जाके डच का करो। ऐसा नहीं होता है, एक कल्चरल गवर्नमेंट बना ली। ये तो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन कल्चरल भी देखा जा सकता है। जाओ ये कहाँ जाना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, तुम चर्च बनवाओ। अच्छा ये डच वाले हैं तो जो डच करना जैसा भी होगा उनका अपना, ठीक है कि नहीं। अब ये देखिए, इसके अलावा जरा देखिए, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम, लास्ट पॉइंट देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, there is community government, community government, ठीक है, which is elected by different ethnic group wherever they are in the country। तुम ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ भी पहुँच गए तो भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बाई वोट से, पोस्टल वोट से चुनो। ये नहीं कि हम बेल्जियम में वहाँ चले जाएंगे तो अधिकार चला जाए, नहीं है। तुम भी तुम्हारी कम्युनिटी जहाँ भी हो, तुम कहीं भी, जर्मन हो कहीं भी हो, तुम बेल्जियम में रह रहे हो, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको कौन चुनता है जरा देखो। सर, हाँ, जर्मन कम्युनिटी में डच भी और फ्रेंच भी है। जर्मन स्पीकिंग है तो ये जर्मन कम्युनिटी में सिर्फ जर्मन स्पीकिंग होंगे। ये 3 स्पीकिंग की बात है, ये लिंग्विस्टिक एथनिसिटी है। जर्मन कम्युनिटी में कुछ कोई नहीं, वो जर्मनी के लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। ला बेला डेम सन्स मर्सी पढ़ी है ना, सबसे बड़ी फेमस बुक, वो जर्मनी में ही तो लिखी गई। तो ऐसा, और इनका है फ्रेंच का, फ्रेंच में है। ये 3 भाषाएं हैं, तो अभी 3 कम्युनिटी है। सो दैट मीन्स देयर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाई different linguistic group, wherever they live in country, in now it brought peace in the Belgium and they are happily living up to now, अभी तक हो, ठीक है। तो इनका संविधान बहुत अच्छा रहा, इन्होंने समझदारी से काम लिया। अब अगला देखो, नाउ हम लोग अगला केस देखें तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रुसेल्स इज चूजन
एज हेडक्वार्टर फॉर यूएन और साथ में यूरोपियन कंट्रीज यूनियन, इसीलिए क्योंकि शांति है वहाँ पर। तो ब्रुसेल्स इतना अच्छा है तो इसलिए क्या ब्रुसेल्स इज चूजन एज हेडक्वार्टर फॉर मैनी यूएन डिवीजन, जो यूएन की संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर बहुत सारी हैं, यूनेस्को है और इसके अलावा अलग अलग यूएन की ब्रांचेज हैं जो शिक्षा को देखती है, यूनिसेफ है और इसके अलावा IMF है, ये सब इसी की ब्रांचेज हैं। मैनी यूएन और मैनी यूएन ब्रांचेज एंड इट हैज यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर। अब हम अगली बात करते हैं केस ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका वास, तो श्रीलंका का डायग्राम निकालो। ये देखो नाउ दैट हमसे 1 साल बाद श्रीलंका ने भी आजादी पा ली। तो जरा श्रीलंका के बारे में देखिए। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। यहाँ पर here 2 linguistic groups are living। 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक तमिल स्पीकिंग एंड सिंगली स्पीकिंग, 2 तरीके के। तो कौन कौन से हैं? Here 2 community lives। One is सिंहला कम्युनिटी, ठीक है, सिंहला कम्युनिटी, जो कि वहाँ कितने % है जरा चेक करो श्रीलंका का केस। तो ठीक है, अगला देखिए। तो 85% कहीं लिखा है? 74 कहाँ पे लिखा है? पेज नंबर 2। कहाँ? यहाँ सर वो नीचे वाला पैराग्राफ हाँ, ये बेल्जियम के पास लिखा हुआ। अब ये देखो सिंगला कम्युनिटी है। तो सिंगला कम्युनिटी में कौन कौन से लोग हैं? 2 लोग हैं। एक तो 74% है, 74%। ये क्या करते हैं? दीज आर बुद्धिस्ट, ये मॉन्क है। क्या है? दीज आर बुद्धिस्ट। और दूसरे कौन से हैं? बुद्धिस्ट। एंड अदर आर 18% कौन से हैं? 18% तमिल स्पीकर्स, ये भी लिंग्विस्टिक ही था, ठीक है, ये भी है। अच्छा, इसका भी एरिया हरियाणा की तरह है और इसकी भी पॉपुलेशन उतनी ही है जैसे, ठीक है, पॉपुलेशन अभी देख लेते हैं। तो अब जरा देखिए, इट्स एरिया इज सेम एज, इसीलिए सेम लिया गया कि कंपेरिजन में भी सेम है। तो इसलिए ना तमिल स्पीकर्स जो हैं वो दोनों ही हैं। दैट इज इन कुछ उसमें से कैसे बताइए, 13% आर श्रीलंकन तमिल्स, उसमें से जितने भी हैं 2 सब डिविजन्स, और जो बाकी के बचे हुए हैं दैट इज इंडियन तमिल्स। इसमें से देखो 5% आर इंडियन तमिल्स, ठीक है, 5% इंडियन तमिल एंड 13% नेटिव या श्रीलंकन तमिल।
ऐसा ग्रुप है। अब जरा आगे देखिए कि जो यहाँ के 4 फादर्स थे वो वहाँ चले गए, बस गए इस तरीके से। और बुद्धिस्ट में 2 डील हो गए। अब आगे तो श्रीलंका का मैप देखो, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, फिर उसके बाद आगे की बात की जाएगी और इन्होंने क्या अपनाया। मतलब पिछले 60 साल से वहाँ गृह युद्ध क्यों चल रहा है जबकि 99% लोग वहाँ पर लिटरेट। ऐसा क्या गलत संविधान बना दिया कि वहाँ सब कुछ बेकार हो गया, सारी तबाही हो गई। और इतना ही नहीं, भारत की 10,000 शांति सेना को भी राजीव गांधी ने मरवा दिया और खुद भी उसी वजह से मारे गए। वो हम वीडियो दिखाएंगे तुमको कैसे मारा था। हिट किया था, वहाँ गए थे पीछे से, वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, मारा बट उनके सर। क्या है ऐसा केस? चलो अभी वहां पे राजपक्षे सरकार थी, मालूम है, उनका घर और जला दिया गया था और उनके जो बेड था उस पर बैठाल के लोग अपने बच्चों को शूशू करा रहे थे। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया, आग और लगा दी सारी चीजें। अभी थोड़े 1.5 साल पहले का जो घर में मिला सब लूट के ले आए। वो सारी चीजें हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। एक तरफ तो ब्रुसेल्स धरती का स्वर्ग बन गया और श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ, ये देखिए। ये इट इज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, जो हमारा सदर्न मोस्ट है वहाँ से थोड़े ही किलोमीटर दूर है श्रीलंका। एंड सी हाउ इज द एथनिक ग्रुप हियर। ये देखो, तो ये जो श्रीलंका है इसमें किस तरीके की डाइवर्सिटी है, ये जरा देखिए ना। यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ कौन रह रहा है, और इधर कौन रह रहा है। देयर इज वन मोर रीजन, सी। अब ये जो पूरा तुम्हारा येलो रीजन है इसमें सिंगली है। सर हाँ बोलो। क्रिश्चियंस भी है। क्रिश्चियंस कहाँ लिखा हुआ है, कितने परसेंट है क्रिश्चियंस? 7% है, इधर लिखो। इधर ये मिलके कितने हुए हैं? ये मिलकर 99 है और 1% अदर्स। हाँ? 1% 99 हो रहे हैं। 1% अदर्स। कौन मटेरियल? ठीक है, तो अब वो जो 7% है, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, वो दोनों में है। मतलब वो सिंगला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। 99 है। 1% जो क्रिश्चियंस हैं दे आर, वो बुक में लिखा हुआ है कि दे स्पीक बोथ, जहाँ 7% है वही लिखा है। सही है। चलिए, उतना लिखने की जरूरत नहीं ना, कोई आपसे पूछेगा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे परसेंटेज। 7% क्रिश्चियंस है, इसी में मिला के हैं, ठीक है। और जो तमिल है, तमिल्स आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, जबकि सिंगला बुद्धिस्ट है। चलो तमिल कौन कौन है बताइए। तमिल्स आर आइदर हिंदू एंड मुस्लिम और ठीक है। देयर आर पूरी पॉपुलेशन में कितने क्रिश्चियन हैं? 7% क्रिश्चियंस which either speak क्या किया उन्होंने, दैट इज सिंहला और तमिल। इतनी बात तुमको समझ आ गई। तुमको ये बात तो ये मालूम होगी ना कि इंडिया में ये इधर पर ये कौन सा कंट्री है, इधर क्या म्यांमार है, जानते हो? यहाँ बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट क्या होते हैं, ये कुंग फू जानते हैं, हाथ से मार दिया। इन्होंने सब रोहिंग्या को कराटे मार मार के भगा दिया। अब रोहिंग्या का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, बांग्लादेश में है, दिल्ली में रोहिंग्या रह रहे हैं। जो मुस्लिम है ना, रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो इनके यहाँ भी मुस्लिम थे, इन्होंने तो कुंग फू करके भगाया।
अब पूरी रोहिंग्या में कोई मुस्लिम नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये भी सोचे थे हम भी ऐसा करेंगे, कोई बुद्धिज़्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पावर रहती लोगों में, तो इन्होंने कहा हम मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट बनाएंगे, मेजॉरिटोरियन। हम किसी को देखो यहाँ की इतनी डाइवर्सिटी देखो, इन्होंने ऐसा किया था, एक्सपेल्ड रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये बुद्धिस्ट, तो मोस्टली बुद्धिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेल्ड। अब मोदी सरकार क्या कर रही है, 10,000 लोगों को सी शोर पे ले जा रही है और वहीं पर बीच में पानी में कुदा दे रही है जाओ तुम आ जाओ, तैर के जाओ, अच्छा जहाँ जाओ, रोहिंग्या नहीं चाहिए, ये हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि जहाँ जहाँ पहुँचे प्रॉब्लम बन रही, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से एक्सपेल्ड, गुंडागर्दी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तो उस देश के नागरिक तो मानते नहीं हैं, देश के लिए कोई वही नहीं है, तो बस किसी से खर्चा चलाने का। इन्होंने एक्सपेल्ड किसको किया है बताइए, रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है। अभी बुद्धिज्म का वो एथिक नहीं रह गया। अभी कल ही आपने देखा होगा कि 10 बुद्धिस्ट मॉन्क जो चरस लाते हुए पकड़े गए, उनके पास 700 किलो चरस पकड़ी गई। तो कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म बहुत अच्छा अभी है, वो एथिक्स थोड़ी रह गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं बताइए। इधर पर जो रह रहे हैं वो सिंहला है, जो येलो पोर्शन है दैट इज सिंहला। तो इसमें 78% पीपल। और जगह देखो, जो डार्क पोर्शन है इसमें इंडियन तमिल है, इस पोर्शन में यहाँ पे कौन रह रहा है, इंडियन तमिल, जो जितने भी परसेंट हो 5% होंगे इंडियन तमिल। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर रह रहे हैं ऑरेंज पोर्शन, उसमें कौन है, श्रीलंकन तमिल। यहाँ पे क्रिश्चियन कहीं ना कहीं उसमें रह रहे होंगे, हमें ज़्यादा उनसे मतलब नहीं। ये देखो, दैट इज श्रीलंकन। इतनी बात समझ में आ गई। इन्होंने किस तरीके का रूल अपनाया, श्रीलंका वो हुआ, दे एडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजॉरिटेरियन यानी जो ज्यादा है वही राज करेंगे, ऐसा किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन 1956 एंड एक्ट वाज पास्ड, पूरा पढ़ते चले जाओ बुक को। एक्ट वाज पास्ड, जिसमें क्या बताया गया, दैट कि जितने भी सरकारी पद होंगे, मैं मान लो मैं प्रियांशु से कह दूं कि शाम को सब लोग बर्गर खाएंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, और सुबह यहाँ आलू चाट बटेगी, तुमको नहीं मिलेगी, ऐसे बोल दो, तो क्या इनमें डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मैं ये कह दूं जितनी बड़ी पोस्ट हैं सब में सिंगला होगी, सिंगला यहाँ की हमारी राजभाषा है, और सिंगला जो भी होंगे उनको ही हम बढ़ाएंगे, उनको फंडिंग करेंगे, तमिल के लिए कुछ नहीं। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो क्या होगा बोलो, दैट इज़ वहाँ एक आतंकवादी ग्रुप बन बैठा, लिट्टे, दैट इज़ लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम, ठीक है। और जिसका वो कौन था सरगना, प्रभाकरन, ठीक है, तमिलनाडु का था। और हमारी जयललिता सरकार पूरा तमिलनाडु ही है। बोली कैसी गवर्नमेंट है, देखो तमिल लोगों के साथ ऐसा कर रही, वो खूब उसको जयललिता सरकार 1000 करोड़ 2000 करोड़ लो तुम, अच्छा बंदूक खरीदो, जाओ उनको, तो तमिलों के साथ ऐसा करे। हमारा भारत में भी तो तमिलनाडु है, तो देश नहीं चाह रहा है, केंद्र कह रहा है कि जो वहाँ की सरकार है, राजपक्षे सरकार है, उस समय जयवर्धना सरकार थी, वो उनके साथ मिलती थी राजीव गांधी ने, कि क्या हो गया, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों क्लैश हो रहे हैं, गृह युद्ध क्यों हो रहा है। और वहाँ कौन सी पार्टी उठ बैठी बताओ, लिट्टे, एक आतंकवादी संगठन, सब पढ़े लिखे लोग, लेकिन तुम किसी, तो मैं इनको बोलूँ कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा 3 दिन तक खाने, और हम लोग पार्टी करेंगे, यही बैठी रहे, तो क्या ये बंदूक नहीं उठा लेंगे, अंत में यही होगा। और ऐसे बोले हाँ क्या कमी रह गई, तो कहीं ये कमी रह गई को भी दिया जाए। तो बेल्जियम ने वो रूल अपनाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत काम किया कि नहीं। तो यहाँ देखिए, इन्होंने एकोमोडेटिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट वाज पास्ड। और वहाँ कौन सा संगठन खड़ा हो गया बोलो, LTTE, इसको क्या कहते हैं, लिट्टे, दैट इज लिबरेशन ऑफ
तमिल टाइगर्स। ईलम का क्या मतलब होता है बोलो? राज्य। इन्होंने बोला हमको यहाँ और यहाँ पे 2 स्टेट दे दो। पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं हमारी लैंग्वेज को भी राजभाषा करो, 2 लैंग्वेज, हमारे 13 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हैं। इन्होंने कहा नहीं हमको भी दो और हमको भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में प्रोफेसर हम भी बनना चाहते हैं। बोले नो, यू आर माइनॉरिटी, हाउ कैन यू बिकम। इन्होंने बोला हम जोर ज़बरदस्ती से कर लेंगे। अब ये तो कुंफू वाले लोग हैं, लेकिन कुंफू चला नहीं। इन लोगों ने यहाँ पे पूरा अलग से बंदूकें उठा ली और गृह युद्ध शुरू हो गया। जहाँ तहाँ मार रहे हैं। गृह युद्ध बड़ा बुरा होता है, उसको सेना भी नहीं संभाल पाई। नागरिकों के हाथ में बंदूकें, कहाँ कोई संभाल पाएगा? सही है कि नहीं? पता ही नहीं लगा पाओगे। तो अब आगे देखो इन्होंने क्या किया। गोरिल्ला टैक्स कराते थे। गोरिल्ला अटैक सब कुछ किया। मतलब वहाँ पर इतने सालों से 48 के बाद 56 के बाद से आप समझिए 2-4 साल बाद के पूरा गृह युद्ध चला है। हम पूरा 30 साल से तो यही देखते रहे। ये कब हुआ? 2009 में सेटल हुआ। तो वो क्या हुआ, फिर इन्हें अडॉप्ट करना पड़ा अलग मेथड, लेकिन तब तक तो देश का विकास रुका रहा। तो सारी कहानी अब देखते हैं हुआ क्या, कि जिससे हमें ये पता चले कि पावर शेयरिंग कितनी महत्वपूर्ण है। ये देश को बढ़ा भी सकती है और अगर तुमने शेयर नहीं की तो आतंकवादी भी बना सकती है। और यहाँ इनका सरजना कौन था बोलो? प्रभाकरण। ठीक है, हाँ चलिए। तो इन एन एक्ट वाज पास्ड दैट, एक एक्ट पास किया गया। वो कौन सा पास था बताइए? दैट सिंहला इज ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये तो गलत हो गया। और इन्होंने क्या किया? दैट इज दे फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, दे प्रिफर्ड सिंहला इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस। और सिंहला ही पढ़ाई जाने लगी, वहाँ तमिल पढ़ाई ही नहीं जाती थी। बोला पढ़ाएंगे नहीं, सरकारी स्कूलों में सिर्फ सिंहला चलेगी। एंड गवर्नमेंट जॉब्स, तुम अगर तमिल हो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये कितनी बड़ी बात है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ जरा देखिए। नाउ दे ऑल्सो मेड सम प्रोग्राम्स टू प्रमोट बुद्धिस्ट कल्चर। ऐसा भी नहीं किया कि वहीं रुक गया, तो उन्होंने कुछ प्रमोट किया। दे ऑल्सो एक बार मम्मी से बात करा देना, ये उनकी जानकारी में। तुम जो रोज एब्सेंट होती हो या ऐसे करती हो, ये सब उनको मालूम है ये बात। अच्छा, अगला देखो, दैट इज दे प्रमोटेड बुद्धिस्ट कल्चर। नाउ मैनी तमिल पॉलिटिकल ग्रुप, वो क्या हुए, रोज उठ खड़े हुए एंड डिमांडेड दैट इज द सेपरेट तमिल स्टेट। ईलम का क्या मतलब हुआ? स्टेट। तमिल ग्रुप, ठीक है, रोज खड़े हो गए, राइज रोज राइजन एंड डिमांडेड सेपरेट, डिमांडेड देयर राइट्स, अपने अधिकार मांगे, बट दे वर डिनाइड, उनको अधिकार नहीं मिले। नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर, कि भाई तुम कुछ नहीं दे सकते हो। दे आस्क फॉर 2 सेपरेट तमिल स्टेट्स, 2 तमिल स्टेट मांगी, 2 सेपरेट तमिल स्टेट्स।
दे वर डिनाइड, उनको नहीं मिला। अब ये भी दोनों नहीं मिल गए। नाउ दे लिफ्टेड वेपन्स, उन्होंने उठा लिए टू अटेन देयर राइट्स। दे to grab their rights under LTTE group, that is liberation of तमिल। तमिल टाइगर हो, वो खुद को टाइगर कहते थे, टाइगर्स ईलम। ईलम का मतलब मैंने लिखा दिया स्टेट, ठीक है। दिस कॉज्ड ए लॉन्ग सिविल वार इन तमिल, वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वार हो गया। तो उनको मारने के लिए भी लोग होंगे, वो गुरिल्ला युद्ध करते थे, मार के छिप जाते थे, तुम कहाँ ढूंढोगे जंगलों में। सो दे स्टार्टेड ए सिविल वार, देयर स्टार्टेड ए सिविल वार, वहाँ भी सिविल वार, गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वार। और देखो कितने लंबे समय तक चला, 60 ईयर्स। मुझे याद है 2009 में खत्म हुआ। सर ये गोरिल्ला युद्ध क्या है? तो इससे सिविल वॉर हो गया, थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटी के। गोरिल्ला युद्ध जो शिवाजी लड़ते थे, गोरिल्ला क्या छुप के आएगा, तुमको उठा के ले जाएगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, जल्दी से आकर उठा के ले जाता है, इसको गोरिल्ला वार। वो गोरिल्ला की तरह लड़ते, दिखेगा ही नहीं, छुपा रहेगा, ताकतवर बहुत जफी, ठीक है। और सिविल वार, फिर क्या हुआ, ईलम में 2 ही बनाए गए, ठीक है, विच लास्टेड फॉर, अब आप समझ लो 60 से चला और 2009 तक ही चला है। 2009 के बाद ना सब ठीक हुआ, तो कितने ईयर्स हो गए, 50 साल तो हो ही गए। मतलब 1960 से 2009, है ना, which lasted for 50 years, और thousands of people of both communities killed, thousands of people of both communities were killed, still, ठीक है, until, कब तक मारे गए, until 2009, still the matter is not properly settled, अभी तक भी सेटल नहीं हुआ, still biased है वहाँ की गवर्नमेंट, पक्षपाती है, the matter is not राजीव गांधी तमिलनाडु में हार गए। कहाँ हार गए, तमिलनाडु में। उन्होंने कहा अच्छा तमिल के लोग हमको वोट नहीं देंगे, अभी मैं तमिल वालों से बदला लेता हूँ। तमिलनाडु में हार गई कांग्रेस, ये पहली बार हुआ था कि हार गई, वैसे हारती नहीं है, तमिल वाले नहीं देंगे, मैं श्रीलंका में बदला लूँगा। उन्होंने 10,000 इंडियन पीस फोर्सेज भेजी, भारतीय शांति सेना, बोले वहाँ के सिंघला सरकार को तुमको मदद चाहिए, तुम्हारे गृह युद्ध चल रहा है, हमारे सैनिक आएंगे, वो आगे जाएंगे, वो पहले गोली खाएंगे, तुम्हारे सैनिक पीछे हैं, हम गोली खाएंगे। बताओ, लोगों को मरवा दिया वहाँ पे अपने लोग, उनको मालूम ही नहीं है वहाँ का टेरेन क्या है, यहाँ के लोगों को मालूम होगा क्या कौन कहाँ से गोरिल्ला वार करेगा, तो गाजर मूली की तरह लोग कटे हमारी सेना। और इसके बाद क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि मरे ही, उन्होंने मारे भी होंगे तमिलों को, सिर्फ मरे ही थोड़ी होंगे, मारा भी होगा। तो अब उनका वार किसके साथ हो गया, भारतीय शांति सेना के साथ। और क्या वो जो प्रभाकरन था वो अब राजीव गांधी से डिससेटिस्फाइड हो गया, लिट्टे वाले, तो कुछ लोग सेना में थे इनके, तो उन्होंने क्या किया, वो डिससेटिस्फाइड थे कि ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे वो गए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ पर जो वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देता, बहुत सारे सैनिक देते हैं, एक ने बट उठा के इनको मारा, ये बच गए उसमें। फिर बाद में क्या हुआ, तमिलनाडु में रैली कर रहे थे कि हमको जिताओ हमको जिताओ। प्रभाकरन ने, लक्ष्मी देवी एक लड़की थी,
उसके पेट में सुसाइड बम बांध दिया और वो उनको राजीव गांधी को माला पहनाई और झुकी और बटन दबा दिया, उनके वहीं चिथड़े हो गए। वो दोनों वीडियो देखो फिर अगली बार। सही है कि नहीं कि राजीव गांधी मरे कैसे? इसी केस में उल्टे पुल्टे कदम उठाए तभी तो मरे। जरा देखो ये देखो, अटैक ऑन राजीव गांधी इन श्रीलंका। Attack on Rajiv Gandhi in ये राजीव गांधी वहाँ शांति सेना लेके गए थे, वहीं को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। इसमें तमिल के लोग भी हैं। ये देखो। ये देखो। हुआ नहीं, देखा कि नहीं आप? फिर एक बार पीछे। फिर से देखो। ये देखो। सही है। अब देखो, अब तुमको बताया वो जो लक्ष्मी देवी है जिसने assassination of Rajiv Gandhi bomb blast. assassination of Rajiv Gandhi in bomb blast. ये देखो, ये राजीव गांधी का assassination। वो कौन थी? वीडियो ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ राजीव गांधी। Video of bomb blast of Rajiv Gandhi. यही होगी। ये देखो, वहाँ वो प्रचार करने गए। यही है राजीव गांधी, ये लड़की है। ये देखो, ये इसके पेट में एक बटन भी है लगा हुआ। हो सकता है वही वो जो पीछे वाली है, एक्सेस वाली। वो देखो राजीव गांधी ने कहा जाओ आ जाओ, बुलाए नहीं हाथ से, आने दो। ये देखो इसने पहनाया माला। अब देखो ये जब झुकी है, दो जगह के केस तुमने समझ लिए कि श्रीलंका में कितना गड़बड़ हुआ। इंडिया ने हाथ डाला, इंडिया का प्रधानमंत्री हो गया। अब आगे विकास जो बात करेंगे वो विक्रम और बेताल पर होगी। चलो तो नेक्स्ट देखिए। हाँ चलो हाँ। तीसरी चीज देखो, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट आपने देख लिया, आगे देखिए। सो अब नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 6 में ये जो डायग्राम देख रहे हो डबल स्टीयरिंग का, इससे तुम क्या समझते हो? इसके बारे में कुछ बातें बताओ। मंगल बताओ थोड़ा। सर जैसे अभी एनडीए है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो दो अगर साथ में अगर मिलके एक गवर्नमेंट बनेगी हाँ, तो वो सही से काम नहीं कर पाएगी। किसके साथ कोलिशन कर लेते? बीजेपी और मतलब जेडीयू के साथ? हाँ ये तो नहीं है। और फिर बात है,
वो बात बताओ जो है ऐसा तो हर जगह बनता है कोलिजन, ठीक है। पर बाकी वो बम ब्लास्ट थे मैं तुम बताओ। चलिए अब तीसरी चीज देखिए, जर्मन कार्टूनिस्ट के बारे में। ना ये देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो जर्मनी में क्या हुआ, देयर वर टू अपोजिट पार्टी। तुमने कभी कल्पना की है भारत में कि राहुल गांधी और मोदी साथ साथ गवर्नमेंट बनाएंगे? ऐसा हुआ वहाँ पे। एनी पार्टी कुड नॉट गेट द कंप्लीट मेजॉरिटी एंड देयर इज नो चांस ऑफ एनी कोलिजन की भी कोई चांस नहीं बन पा रही थी। तो दोनों मिल गए, अच्छा मिल के सरकार चलाएंगे। तो अगर किसी गाड़ी में 2 स्टीयरिंग लगा दो, कहाँ जाएगी गाड़ी? तो उसको उन्होंने इसी तरह से दिखाया है कि देश की ये हालत है, ठीक है। सो अब आगे देखिए, देयर आर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो पावर शेयरिंग इज desirable because it is inclusive in nature, inclusive and accommodative. It includes, it gives chance to each ethnic group, ethnic भी हो सकता है ग्रुप, या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, कम्युनिटी, रिलीजन, या और होगा, और जेंडर। जेंडर की भी पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि अभी हम लोग 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, ठीक है। टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, Who will look after welfare of them? अगर तुमने अपना रिप्रेजेंटेटिव हुआ, मुलायम सिंह ने क्या किया बताओ अयोध्या में? वहाँ जब लोग आए गए राम मंदिर के लिए तो उन्होंने गोलियां चलवा दी सब पे, और जो हिंदू भक्त गए थे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, और उन्होंने मुसलमानों से कह दिया, देखा मैंने 10,000 हिंदुओं को मरवाया है, और बालू में उनकी गर्दन बांध बांध के शरीर में डाली, नीचे पड़े हैं सबको घुस घुस के खूब गोली मारी। और फिर उनको अगले 15 साल तक मुसलमानों ने भर भर के आशीर्वाद दिया, 15 साल तक मुलायम सरकार, समझ में आया? तो वो भी खतरनाक चित्र, कैसे गोली मार रहे हैं वहाँ, जय श्री राम हो रहा। और सब उन्होंने किसको लगा दिया मालूम है मरवाने के लिए? मुस्लिम पुलिस वालों की निर्दयता से मार, पुलिस वालों में भी भेदभाव करना। ऑर्डर पहले से नहीं था, प्लान था कि मरवाना ही है। तो सारे हिंदुओं को हटा दिया, एसपी हटा दिया, मुस्लिम रखवा दिए, पूरे देश के, पूरे अपने राज्य के सभी मुस्लिमों को मारने लगा, और अच्छी आधुनिक गने दे दी, 15 साल। समझ में आई बात? तो दैट इज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब आगे की बात देखो, इन जर्मनी क्या हुआ बताइए? दैट इज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट बनी। नोट कर लो, ये एमसीक्यू में आएगा। इन जर्मनी कब की बात इन्होंने बताई है? कोई ईयर दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, 2005। In 2005 there were 2 opposition parties. Each of them could not get clear majority. कौन कौन सी थी वो लोग? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दैट इज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, और दूसरी कौन सी थी? एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 2 पार्टी थी, ठीक है। नन ऑफ देम गॉट क्लियर मेजॉरिटी। तो क्या हुआ? नन ऑफ देम गॉट क्लियर मेजॉरिटी। So 2 parties of different ideology
ठीक है, मेड ए कोलिजन टू रन द कंट्री. सो टू मेजर पार्टीज ऑफ डिफरेंट ideology made collision to run country. It was a bad experience for Germany. जर्मनी के लिए अच्छा अनुभव नहीं, 5 साल कोई विकास नहीं. सिर्फ उन्होंने जनता से जो टैक्स आया उसको लूटा और खाया, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी में नहीं कर रही थी. वो झगड़ पड़ते थे, हमको इतना पैसा दो नहीं तो अभी हम हट जाएंगे, जो है लूटो खाओ. सो इट वाज ए बैड ईरा फॉर जर्मनी. चलो आगे की बात करो. ये तो बात खत्म हो गई. अब ये देखिए, एनेटे, इसी में नीचे देखो, एनेटे स्टडीज in a Dutch medium school in northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of his instruction should be French. वो बहुत सारे फ्रेंच लोग भी ऊपर रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में. अब वो चाहते हैं कि वहाँ का लैंग्वेज जो फ्रेंच हो जाए, उस स्कूल में फ्रेंच भी पढ़ाई जाए, उनकी भाषा. तो क्या ये बात बेल्जियम में स्वीकार की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तुमको उम्मीद है? तो एनेटे की जो फीलिंग है वो रखी जाएगी. और वहीं पर एक लड़की रह रही है श्रीलंका में, उसका भी नाम कुछ है सेल्वी. नाउ सेल्वी वांट्स दैट तमिल शुड बी टॉट इन स्कूल. तो क्या उसकी बात रखी जाएगी कि वहाँ पर बुद्धिज़्म या सिंगला ही लैंग्वेज चलेगी, सिंगला चलेगी? तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग जगह रहने वालों में एक में डिससेटिस्फेक्शन आ गया और एक सेटिस्फाइड हो गया, उसकी बात को इंक्लूसिव रखी जाएगा. ठीक है कि नहीं? अब आगे देखिए. सो देयर आर ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसी होती बताइए. अब आगे की बात देखो. एक तो तुमने क्या कहा, पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट 2 वजहों से है. ठीक उसके ऊपर लिखा है, पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट, पहला, सेव्स द माइनॉरिटी फ्रॉम टाइरनी ऑफ. टाइरनी का क्या मतलब होता है? अत्याचार. टाइरनी ऑफ मेजॉरिटी पीपल. सही बात समझ में आ गई कि नहीं? अत्याचार से बचाएगी, इसीलिए तो पावर शेयरिंग जरूरी. उनके हाथ में भी सत्ता की शक्ति रहेगी तो कुछ वो भी कर पाएंगे. और दूसरी चीज क्या है? दैट इज they would now have right to say, raise their voice. ठीक है? in proper forum, जहाँ भी उन्हें करना हो फोरम. अगर एक असदुद्दीन ओवैसी है हैदराबाद का, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा, तो ये गलत नहीं है. उससे बहुत सारे मुसलमानों को वोकल मिलता है कि देखो मेरा आदमी है, देखो जीत गया, खुशी होती है उनको. अगर कोई भी व्यक्ति खुश हो रहा है, मुसलमान भी खुश हो रहा है, हमें पावर मिल रही है, तो इसका मतलब है कि फिर वो कभी बंदूक नहीं उठाएगा, वो यही रास्ता चुनेगा शक्ति का. और अगर उनको दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, उनको कहीं से भी किसी तरीके का शेयर ना मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दे विल नाउ. वैसे तो एक उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो करते होंगे जो करते होंगे, लेकिन पावर शेयरिंग हमारे इंडिया को बचाए हुए. इवन बाबरी मस्जिद और ये भी जो हो गया केस है, अयोध्या का जो केस हुआ राम मंदिर का, इतना सब कुछ होने के बाद, खून खराबा होने के बाद, वो हमारे सामने ही हुआ. मुलायम सरकार ने हमको भी दिया, लो ये असलहे लो, ये लो, ये बॉटल बम मुलायम सरकार ने दिया है, तो मुलायम को जिताना, और जाके जो हमारा दूधिया था अकबर, उसको भी दिया, तुम लोग असलहे लो, और दोनों को लड़वा दिया और दोनों ने उसे जिताया. मुलायम हमको असलहे दे रही है. असलहे का मतलब वो ये टैक्टिस होती है पॉलिटिशियन की, लड़ाओ लेकिन सब कम्युनिटी को खूब दो. लड़ाई हो रही उसमें भी वो वेलफेयर कर रहा है, लो वहाँ जाके पेट्रोल बम मार देना जब दूध लेने जाना. ये चीज़ होती थी. ये हमारे सामने की बात है 2006.
सही है। तो तुमको समझ में आ गया पावर शेयरिंग का क्या रीजन है बताओ, कि मेजॉरिटी की टेरेनी से माइनॉरिटी को बचाया जा सके, और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन। वो क्या मतलब होता है जरा प्रूडेंशियल का मतलब देखो बुक में, दैट इज अदर इज इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट, there is partnership of all communities, ethnic groups, ethnic का मतलब सांस्कृतिक, linguistic group, caste, creed and gender, पंथ, संप्रदाय, जेंडर एंड रिलीजन। तो इस तरीके से सबका पार्टनरशिप रहता है, सभी संतुष्ट रहते हैं, हमको इतनी सीट, वो उसी में ही चिंता किया करते हैं कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और संसद में खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं। तीसरी चीज़, सर वो पहले पॉइंट में प्रॉपर की बात है। फोरम क्या होता है सर? प्रॉपर फोरम, मंच, जैसे पोडियम है, इस पोडियम पे खड़े होकर कहीं पे हम अपने फोरम पे सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठा दी, शक्ति होगी तो सब कर पाओगे, और नहीं होगी तो क्या कर पाओगे, शक्ति बोलने का टीका। तीसरा रीज़न क्या है, नाउ द वन रीज़न इज प्रूडेंशियल and other is moral. जरा देखो मंगल, प्रूडेंशियल का मतलब होता है, प्रूडेंशियल रीजन इज प्रॉपरली बेस्ड ऑन लॉस एंड गेन। नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को हज भेजेंगे तो इतना पैसा जाएगा, देश का नुकसान होगा। अच्छा, हिंदुओं को तो भेज नहीं सकते क्योंकि इतने हिंदुओं को तुम अगर तीर्थ कराओगे तो तुम्हारी पूरी बजट ही चली जाएगी। अच्छा, मुसलमान थोड़े हैं और कभी कभी जाते हैं तो भेजा जा सकता है। एक रीजन प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस पर है, लीगल, नहीं हम नहीं भेज सकते, हमारा लॉस होगा। और दूसरा मोरल रीजन है कि अरे कम लोग हैं, चलो भेज दो, खुश रहेंगे, दूसरी तरफ से निकाल देंगे। तो कभी कभी जो प्रूडेंशियल है वो ओवर पावर हो जाता है, और कभी कभी मोरल रीजन ओवर पावर हो जाता है, लेकिन दोनों रीजन होने चाहिए। सो पावर शेयरिंग, इन पावर शेयरिंग समटाइम्स प्रॉफिट और लॉस डोमिनेट्स, वो भी बुरा नहीं है, और कभी कभी क्या होगा, एट सर्टेन टाइम्स द मोरल रीजन डोमिनेट्स, वो भी चीज़ होती है, ठीक है कि नहीं। सो वो बुक में लिखा हुआ है प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, दैट इज प्रूडेंशियल डिसीजंस आर कंट्रास्टेड। प्रूडेंट का मतलब घमंडी होता है, वैसे मतलब ये मतलब होता है, तो वो अभिमान पर आ जाती है, अरे हमारे उस पर चोट कर दी तुमने। सो प्रूडेंशियल रीजन इज बेस्ड ऑन प्योर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, वाइल मोरल रीजन is in contrast with it. इस तरीके से जो यहाँ देश के हिंदू हैं वो कई जगहों पे मोरल रीजन की वजह से कहते हैं अरे जाने दो, हट जाने दो, कम लोग हैं कि नहीं। अगर वो कहें नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है और केस डाल दें सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार हार जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी कई जगह यील्ड करती है, अपने आप को पीछे हटाती है, अरे ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो देश चलता रहता, टूटता नहीं, और सभी अड़ जाएँ, नहीं वी विल ओनली टेक मोरल डिसीजन तो हो पाएगा। तो ये 3 रीज़न तुम्हें लिखना पड़ेगा वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। चलो अब तुम विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ो, बाई पे विक्रम और बेताल। चलो विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बोलो। कभी ये सीरियल नहीं देखे तुम लोगों ने? तो ये तो बहुत पुराने सीरियल है, तुमको मैं बेताल दिखा देता हूँ, फिर इस कहानी पे आता हूँ। खलील का डायलमा क्या है? खलील सोच में पड़ा हुआ है, वो अपने देश का बेरूत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, लेबनान में बन नहीं पा रहा है। देखो उसकी क्या, उसकी जो माँ है वो क्रिश्चियन है और फादर सुन्नी है, अब वो बन नहीं पा रहा है। क्या ऐसा उसके देश में कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो खलील इतने मुस्लिम है?
तो सबसे पहले ये देखो विक्रम और बेताल, Vikrama or Betal. ये पुराना समय में ऐसे बेताल चढ़ जाता था और ये जरा देखो रोज नई कहानी सुनाता था। ये करीब 30 साल पहले आई। तो अब जरा इस विक्रम बेताल को देखो कैसे हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। इसने कहानी सुनाई और कहा अगर तुम्हें इसका आंसर पता है विक्रमादित्य तो दो, और नहीं दोगे चुप रहोगे तो तुम्हारा सर कट जाएगा। और जैसे ही वो आंसर देता था मौन रहता तो वो बेताल को ले जाता, लेकिन उसकी चुप्पी टूट जाती थी, वो कहानी सुना देता था। और विक्रम इतना ईमानदार था कि वो न्याय करता था। विक्रमादित्य को तो जानते हो ना, वो जो 36 पुतलियां थी जिसको, और फिर जैसे ही बोलता तो बोला तुमने तो बोल दिया, मैं चला अक्कल पकड़ने के लिए। ये देखो ये आए अब इसी की कहानी से देखो ये बेताल सोच और जवाब दे। सुंदरी के सामने दो नवयुवक हैं, इन दोनों में से स्त्री का पति कौन सा है? एक येत्र का शरीर जिस पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बेटा, मनुष्य के शरीर की रचना, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो बेताल और विक्रम का मतलब तो तुम्हें समझ में आएगा। विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने जाते थे, लेकिन न्याय की वजह से वो बोल देते थे, वो फिर रोज उड़ जाता था, लो मैं उड़ा, फिर पेड़ पे चढ़ जाता था, उल्टा लटक जाता। अब जरा देखो, तो ये खलील वाली कहानी भी उससे जोड़ी गई ना। अब देखिए कि पहले ही बहुत लाइक किया जाता था सीरियल रामायण काल में, रोज आता था, संडे संडे सब लोग देखते थे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि लेबनान कहाँ है, फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। इजराइल तुम जानते हो कहाँ पर है? फिर लेबनान इन यूरोप में, तो तुम्हें लेबनान दिखा दें, फिर मैं आगे की दूरी कहाँ। और लेबनान की राजधानी क्या है जरा बताओ। Lebanon is in Western Asia, specifically the Levant, on the eastern coast of the Mediterranean Sea. It borders Syria to the north and east, and Israel to the south. While in Asia, it's close to Europe due to its Mediterranean और ये location. लेबनान सही है। इस समय लेबनान पर हिजबुल्ला के आतंकवादियों को कब्जा है, 10 किलोमीटर के अंदर तक इजराइल घुस चुका है। आज की स्थिति बता, ठीक है। इजराइल पूरे लेबनान पे कब्जा करना चाहता था, ये चाहता है, ये आज की स्थिति है जो लड़ाई चल रही है। तो ये तुम्हें पता चल गया। ये तो तुम्हें मालूम होगा ना कि ये अफ्रीका है। तो मैं और आगे बढ़ूँ, और ये लेबनान है। अब मैं लेबनान का डायग्राम दिखाऊँ, सही है। ये हो गया गल्फ कंट्रीज। गल्फ का मतलब है जो नैरो वाटर से जो जुड़े हुए देश है उनको खाड़ी देश है। पानी जिसमें नैरोवर हो और चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ हो, उसको कहते हैं गल्फ। गल्फ का क्या मतलब है? वाटर सराउंडेड बाय लैंड, इट इज कॉल्ड गल्फ। तो यहाँ पर तो सराउंडेड बाय लैंड ही है, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? गल्फ कंट्रीज। अब गल्फ कंट्रीज में एक और कौन सा है? अलग अलग है। देखो कौन कौन से सी है यहाँ पर। ब्लैक सी है जहाँ आयोडीन पाया जाता है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर रेड सी है, फिर इंडियन ओशन है, ऐसे अलग अलग ओशन है। लेकिन हमें चाहिए लेबनान का मैप, जिससे कि मेरा काम। अब लेबनान में तुमको क्या दिख रहा है? कहीं बेरूत दिख रहा है? हम बेरूत की कहानी करें। तो बेरूत क्या है बताइए? बेरूत इज कैपिटल ऑफ लेबनान। लेबनान में सबसे पहले क्रिश्चियन लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ पर सीरिया से भागे हुए मुसलमानों को एम्ब्रेस किया। मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम थे, सीरिया में भगाए गए। वहाँ बहुत दिनों से सीरिया में युद्ध चल रहा है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम लोग तो बहुत उदार हैं। और जैसे ही इन लोगों ने वहाँ बढ़ाया, 1 के 10 बच्चे पैदा हुए। उन्होंने ऐसे अपनी इन्होंने कहा हम तुमको फ्री में खाना देंगे, सब कुछ देंगे। फ्री के चक्कर में उन्होंने इतनी पॉपुलेशन बढ़ा ली कि इस समय वो 70% हो गया। और जो वहाँ का एथनिक ग्रुप है उसके जीने मरने का संकट आ गया, और साथ में आतंकवादी हिजबुल्ला को भी बैठा दिया कि तुम हमारी रक्षा करो, इनको मारो, क्रिश्चियन को भगाओ। समझ में आया? यही चीज़
न्यूयॉर्क में भी है, न्यूयॉर्क ने भी शरण दी थी और वहाँ पर इस समय जोराफ ममदानी बैठ गया और न्यूयॉर्क को पूरा इस्लामिक बना दिया। जितना सुंदर सिटी था, और मुस्लिम लोग वहाँ क्या करते हैं, पेपर में खाते हैं, झाल मूड़ी सड़क पे फेंकते हैं। पूरा न्यूयॉर्क कचरा हो गया है। लंदन की हालत देखोगे तो नाक बंद करके निकल जाओगे। तो मेन शहर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की भी यही हालत है। आए दिन वहाँ दुकानें लूटी जाती, तोड़ी जाती हैं। जिन्होंने शरण दी यूरोप में, वो सारे देश आज सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सीरिया के लोग। ठीक है, तो ये शरण के नाम पे आते थे। इनके पहले ही प्लानिंग थी कि हमें जगह जगह इस्लाम फैलाना है और अल्टीमेटली वहाँ के लोगों को अच्छे लोग छोड़ के लंदन में। सही है। तो मैं अब वही थोड़ा केस इससे रिलेटेड है तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर लास्ट लाइन वही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये देखो, दिस इज, ये क्या है बताइए, लेबनान। और ये क्या है, क्या बेरूत है? तो लेबनान और बेरूत की बात करें ना, लेबनान की स्पेलिंग क्या होगी? लेबनान। और बेरूत लिखा हुआ है, इसकी भी स्पेलिंग करो, बेरूत। सही है। एक क्लास और कल भी इसकी चला देंगे तो फिर उससे तुम्हारा हो जाएगा। कल तो नहीं है ना, तुम्हारा कल आओगी ना, कल तो पूरा कराऊंगा। चलिए, तो अब जरा देखिए, विक्रम वाज ड्राइविंग मोटर बाइक। वहाँ पर एक मैन खलील रहता था। और वहाँ कौन कौन सी कम्युनिटी है जरा देखो। हिज फादर वाज, खलील के पिता कौन थे? खलील। फादर कौन थे बोलो? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। दो तरीके के क्रिश्चियन हैं। ठीक है, मतलब ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो रूढ़िवादी, जो चर्च को मानते हैं, और दूसरा प्रोटेस्टेंट होते हैं जो मार्टिन लूथर के उस पर चलते हैं कि नहीं, ज़्यादा चर्च उसको नहीं मानना, बस हम गॉड को मानेंगे, चर्च या पोप कुछ नहीं। तो एक ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी समझते हो, जो अरे शनिवार को दाढ़ी नहीं बनानी है, मंगलवार को ये नहीं करना है, वो ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल हर चीज़ पे हो सकता है। और माँ कौन थी उनकी बताओ? मदर सुन्नी मुस्लिम थी। तो सुन्नी लोग इतने कट्टर होते हैं, जरा सा तुमने दायां बायां किया कुरान से तो सर तन से जुदा। शिया सॉफ्ट होते हैं, सुन्नी का मतलब है कुछ भी किया, 5 समय की नमाज पढ़नी, 4 समय की पढ़ी आज, हट 1 समय की भूल गए, अब अगले जन्म में आना, अगला जन्म भी नहीं आना, ऐसे हो बस वो काट देते हैं, कुछ भी गड़बड़ी है यही कर। तो अब तुम्हें ये पता चल गया खलील की क्या परेशानी, जरा वो भी देखो। तो लेबनान में कौन कौन से लोग रहते हैं बताओ? दोनों, लेबनान इज कॉस्मोपॉलिटन, दे आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स आर लिविंग टुगेदर एंड दे हाउएवर आर इंटरमिक्स्ड इन दिस मैनर, दे हैव मैरिड, इन लोगों ने शादी कर ली, इंटरमिक्स्ड है, आपस में इंटरेक्शन होता तो शादी हो गई, उनसे उनका बेटा खलील हुआ। लेकिन तुमको लेबनान की वो मालूम है कि किस तरह से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, जरा तीसरी लाइन पढ़ो, प्रेसिडेंट कौन सा होना चाहिए? प्रेसिडेंट, उन लोगों ने तय किया कि प्रेसिडेंट मस्ट बी मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियन, दैट इज ज़्यादा समझना नहीं है, बस कैथोलिक क्रिश्चियन। जैसे तुमको मालूम है मुसलमानों में 72 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिया, और सब एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। मुस्लिम में एकता नहीं है, 72 हैं। जब शिया सुन्नी पढ़ लेगा नमाज तब शिया आएगा, शिया पढ़ लेगा तब अहमदिया आएगा, और अहमदिया पहले आ गया तो पीट डालेंगे, मारेंगे तो नहीं पीटेंगे कि तुम हमसे छोटे हो। हम लोगों में भी जाति प्रथा है, उनमें 72 फिरके, इसीलिए तो पूरे खाड़ी देशों में लड़ाई चलती है। लेकिन इतना ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी तुमको सीरियन चर्च, यहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च मिला है, उसके मतलब वहाँ से जाते हो जब तो सीरियन, ऑर्थोडॉक्स, और फिर अभी कौन सा आ गया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऐसे 12 डिवीजन। और इसीलिए इसी वजह से जो रशिया है वहाँ कैथोलिक क्रिश्चियन है, और जबकि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। इन लोगों में कोल्ड वार ही चल रहा है पिछले 40 साल से, क्रिश्चियन में चल रहा है। तो प्रेसिडेंट, और बोलो प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर दैट इज कौन हो सकता है बताइए? लिखा है इसमें कुछ? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी होगा,
सुन्नी मुस्लिम, वही बनेगा ही प्राइम मिनिस्टर, हमेशा से जब से वही बनना है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ये तब की बात है जब वहाँ पे पूरे 90% यही लोग थे क्रिश्चियन। अब तो 70% मुस्लिम हो गए, अब 30% मार मार के सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, जैसे ईरान क्या था? पर्शिया था। पहले वहाँ पर जोरास्ट्रियन का राज था, फारस के लोग रहते थे। ये टाटा बिरला जो हमारे यहाँ है ना, वो वहाँ रूल करते थे। और उन्होंने बसाया मुस्लिम को, उन्होंने पूरे मार डाले, सारे पूरे ईरान सब मुस्लिम हो गए और शिया बन गए। तो जहाँ जाते हैं तो उनका ये उद्देश्य रहता है पहले 50% बनो और फिर मारना शुरू करो। अभी नहीं बन पाए इंडिया में, अभी वो 20% 50% बनेंगे। उनका प्लान है, चॉक आउट है, वो जगह जगह पर लीक होता रहता है, पेपर मिलते हैं पंप में, वो एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं। सही है। अच्छा, ये तुम्हें पोस्ट सारी पता चल गई। आगे देखो, और स्पीकर कौन होगा बोलो? स्पीकर शिया मुस्लिम। इन दोनों में अंतर समझती हो कि नहीं समझती हो? आप बताइए कि शिया और सुन्नी में क्या अंतर, क्या होता है बताइए। हाँ? यानी असली चीज होती है, थोड़ा सा समझ लो फिर आगे की बात करें, कि सबसे पहले अब्राहम आए। कौन आए? अब्राहमिक रिलीजन। इसी से सारे रिलीजन निकले। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब होता है कि सब लोग, क्रिश्चियन भी एक ही ग्रुप के हैं, मुस्लिम भी एक ग्रुप के हैं, और साथ में ज्यूज, जानते हो, यहूदी। अच्छा, अब्राहम के बाद अगले कौन आए बताइए? इनमें मोसेस आए। मोसेस को तुम लोग समझते हो? मूसा। मोसेस को मानने वाले ज्यूज थे। कौन थे बोलो? ज्यूज का सिनेगॉग, तुमने कभी केरला गए हो? इनका सिनेगॉग देखा कि नहीं देखा? ऐसे ही कमरा होता है, बस खिड़की होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, खिड़की पे बैठ के खड़े होकर नेचर की पूजा करता है। ज्यूज समझ गए? ज्यूज में कौन पैदा हुए बोलो? ज्यूज में पैदा हुए जीसस क्राइस्ट। कौन हो गए? जीसस क्राइस्ट। और उन्होंने क्या कह दिया कि मैं भगवान का पुत्र हूं। अब इन्होंने, ज्यूस ने किसको मार दिया? जीसस क्राइस्ट को। लेकिन उनके फॉलोअर्स क्रिश्चियंस कहलाए। इनके फॉलोअर्स क्या कहलाए? क्रिश्चियंस। अच्छा, ज्यूस चलते रहे और इनके फॉलोअर क्या कहलाए? ये सभी इजराइल में ही पैदा हुए, यरूशलेम में ही पैदा हुए। जीसस भी यरूशलेम में पैदा। यरूशलेम सबका धर्म स्थान। अच्छा, अब ज्यूज आगे चलते रहे, फिर इसी में आगे एक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए। कौन पैदा हुए बताइए? जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। ज्यूज तो भी रहे, अब दो धर्म हो गए, एक क्रिश्चियन हो गए, एक ज्यूज हो गए। अब इनमें कौन पैदा हुआ बताइए? दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले कौन कहलाए? सुन्नी। क्या कहलाए? सुन्नी। इस्लाम इन्होंने धर्म बताया। देखिए, इनके इसको कहेंगे मुस्लिम कहलाए। सही है। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद में जो मुस्लिम आए, मुस्लिम में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे हम तो प्रॉफिट की भी पूजा करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नहीं है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, गुरु तुम ही महान हो। तो जिसने भी, प्रॉफिट ने कहा था हम कुछ नहीं है, जो है वो अल्लाह है। लेकिन जिसने प्रॉफिट की पूजा की वो शिया कहला। उन्होंने बोला नहीं हम इनको महान मानेंगे, ये गुरु है। तो जिसने इनको महान माना वो क्या कहला बोलो? शिया। और जिसने ये ऑल्सो वर्शिप प्रॉफिट, अब ये देखो प्रॉफिट। और जो ओनली कंसीडर अल्लाह, वो कौन हुए? वो क्या कहलाते हैं बोलो? सुन्नी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सुन्नी सबसे पहले नफरत इनसे करते हैं, कहते हैं कि सारे शिया को खत्म कर, सारे अरब देश ईरान के पीछे पड़े। क्यों? कह रहे थे तुम हमारे साथ चल रहे थे, तुमने बगावत कर दी, तुम प्रॉफिट को मानने लगे। उनका पहला उद्देश्य वो इसीलिए जीते ही हैं,
जब सब सुन्नी को सब शिया खत्म हो जाएंगे, तब उनका अगला उद्देश्य होगा पीछे जाके वो जीव्स को खत्म करना। उनके प्लान में लिखा हुआ है, जिन मुस्लिम के घर में जाओगे लिखा है कि सबसे पहले सारे शिया को दुनिया से मारेंगे। शिया कम नहीं है, वो भी कम से कम 80 करोड़ हैं, 800 करोड़ की कुल आबादी है। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद सब ज्यूस को मार देंगे। ज्यूस के मारने के बाद जो उनके पीछे उसके पहले पीछे चलते जाने, जैसे उल्टा पेड़ ना हो। फिर कह रहे हैं फिर क्रिश्चियंस को मारेंगे क्योंकि वो भी अब्राहम के बनाए हुए थे, वो कैसे बागी लोग हैं, और उनको मारेंगे। फिर उसके बाद तब हिंदुओं की, सिखों की और बुद्धों की बात। हम लोगों के मारने का क्रम 5वां 6वां है। तुम क्या सोचे हमें मारने चाहते हैं? पहले शिया को मारेंगे। तुम कैसे बागी हो गए? हमारे साथ चल रहे थे। और उनको भी मार डालेंगे जो 5 नमाज के समय में 4 नमाज पढ़े। इतना ही रखो आज। और फिर खलील की परेशानी कल पड़ी जाएगी। कॉल करो। देखो तुम्हारा नंबर हाईलाइट हो गया।